मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लेक्चर 4 पढ़ेंगे, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 4 है ये, और टॉपिक है रेट लॉ। रेट लॉ को ही हम लोग रेट इक्वेशन भी कहते हैं या रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, रेट लॉ को ही रेट इक्वेशन कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है भाई रेट लॉ? इसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज, मतलब रिएक्शन के रेट को कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग रेट लॉ कहते हैं। क्या होता है? रिएक्शन के रेट को दर्शाना, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग जानते हैं क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। बताए ना, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना का जो तरीका होता है उस तरीका को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेट लॉ कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन कहते हैं या रेट इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी टेंड्स टू सी प्लस डी। ये ए जो है इसको हम बोलेंगे, स्मॉल ए को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ ए, रिएक्टिंग स्पीसीज ए। स्मॉल बी को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज बी। उसी प्रकार स्मॉल सी है, ये सी और डी क्या है? प्रोडक्ट है। ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में अपने क्लास 11 में पढ़ा है। बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन होता था, यहाँ पर सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना तेज़ी से बनेगा, तब रिएक्शन का रेट क्या होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा भाई? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपका रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है? ए और बी रिएक्टेंट है, तो ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो खाली यहाँ ए नहीं लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट में ए का मतलब हो गया रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसका मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना हो तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना पड़ता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। ए और बी रिएक्टेंट हैं तो इनका कंसंट्रेशन लेना है, इसलिए इन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में रखे हैं। अभी एक्स क्या है और वाई क्या है ये समझने वाली बात है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप क्या करते थे, जो इसका कोफिशिएंट होता था उसको आप पावर में रख देते थे। जैसे यहाँ पे ए लिखे हैं तो ए का कोफिशिएंट ए यहाँ पे रख देते थे और बी का कोफिशिएंट में जो कोफिशिएंट था उसको पावर में ले आते थे, यही करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। ये एक्स और वाई जो है, ये एक्स जो है इस ए के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये जो वाई है ये इस बी का पावर कोफिशिएंट क्या है? बी, और यहाँ पावर हमने क्या लिखा है? वाई। तो ये जो वाई है ये बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक्स और वाई जो है ये आप रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते। एक्स का वैल्यू, अगर ये रिएक्शन आपको दिया है और क्या बोलेगा इसमें एक्स का वैल्यू ए है, तो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्योंकि एक्स और वाई जो है वो एक्सपेरिमेंट से आता है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, रिएक्शन में गिवन होगा, ये आप या हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। अब सवाल आता है कि एक्स और वाई का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है, ये एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए, ये बात तो सबको समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट है वो ए और बी दोनों दो रिएक्टेंट हैं तो दोनों के कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा ना। लेकिन जैसे एक्स ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई का क्या मतलब है, ये पावर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स और वाई का क्या वैल्यू है, प्रैक्टिकल मतलब समझिए इसका। मान लीजिए कि मेरे पास दो बेटे हैं, मेरे पास क्या मतलब मेरे दो बेटे हैं। अब दो बेटे हैं और दोनों बेटे मेरे घर का खर्चा चलाते हैं, लेकिन बड़ा वाला बेटा जो है घर का खर्चा दोनों बेटा चला रहा है, ठीक है। लेकिन बड़ा वाला बेटा जो है मेरे घर के सारे खर्चे का 90% खर्चा उठाता है और छोटा वाला बेटा है वो मेरे घर का 10% खर्च उठाता है। बात समझ में आ रही है? तो खर्चा तो मेरे घर का दोनों बेटा उठा रहा है ना, ए और बी दोनों बेटा उठा रहा है, लेकिन बड़ा बेटा कितना उठा रहा है, छोटा बेटा कितना उठा रहा है? तो 90% उठा रहा है बड़ा बेटा, तो ये 90% जो हो गया, 90 जो हो गया वो एक्स हो गया, और छोटा बेटा कितना उठा रहा है 10%, तो ये एक्स कितना, वाई कितना हो गया 10 हो गया। नहीं समझ में आया? मतलब वैसे तो घर का खर्चा तो दोनों उठा रहा है, ए और बी दोनों, लेकिन कौन कितना उठा रहा है ये भी क्लियर कर रहा है ये इक्वेशन। तो ए जो है वो एक्स उठा रहा है, ए जो है ए पे कितना डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, एक्स डिपेंड कर रहा है, और बी पे कितना डिपेंड कर रहा है, वाई डिपेंड कर रहा है। ये एक्स और वाई कितना डिपेंड, जैसे बड़ा बेटा मेरे घर में 90 उठाता है, छोटा 10 उठाता है, हर घर का कहानी अलग अलग है, किसी घर में कोई कुछ नहीं पूछता है माँ बाप को,
तो कहने का मतलब ये एक्स, हर अलग अलग घर का कहानी अलग अलग है, तो हर घर का कहानी आप कैसे जानिएगा? उसके लिए उसे घर में जाना पड़ेगा ना, पता करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब सर्वे कार्य करने का मतलब एक्सपेरिमेंट से आएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो एक्स और वाई का एक्स, हाँ हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट में एक्स का वैल्यू ए के बराबर आ जाए, कोइंसिडेंस, इत्तेफाक से। वाई का वैल्यू बी के बराबर, स्मॉल बी के बराबर आ जाए, हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी नहीं आएगा, होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्स और वाई की वैल्यू ए और बी के बराबर नहीं होती है, ठीक है। अब जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हटाओगे आप तो कांस्टेंट पुट करोगे के। ये के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो के डाल दिए, ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। ये जो आपके पास बनकर आया इक्वेशन 1, यही है आपका रेट लॉ, यही है आपका रेट इक्वेशन, यही है आपका रेट एक्सप्रेशन, जहाँ पे एक्स और वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। इसको डिटरमिन भी पढ़ सकते हैं, डिटरमाइन भी पढ़ सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी मतलब ये एक्स और वाई का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आता है। आप किसी रिएक्शन को देख करके उसे कोफिशिएंट से आप कंपेयर करके, इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं चल रहा है इसलिए आप उसका जो कोफिशिएंट है उसको पावर में ना रखें, तो ये आपको गिवन होगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ बोलते हैं। अब आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमने बताया था कि रिएक्टेंट समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज़ करता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उतना ही तेज़ी से क्या होता है? इंक्रीज़ करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हैं क्या? माइनस क्यों लगाए हैं? ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ घट रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी आर बाई डी टी, आर ने लिखना है डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी। और जितना तेज़ी से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा उतना ही तेज़ी से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। यहाँ क्या लगाएं? प्लस, इक्वल टू का साइन रखना है। डी मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, डी पी को नहीं लिखेगा, डी पी नहीं लिखेगा, पी लिख देगा तो मतलब चेंज इन प्रोडक्ट हो गया। विद प्रोडक्ट समय से थोड़ा बदल जाएगा। हम मैगी का फैक्ट्री बनाए, समय से अगरबत्ती निकल लगेगा, उससे मैगी नहीं निकलेगा, तो पी कैसे लिख दीजिएगा? तो कहने का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। बात समझ में आ रही है? तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? या तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, या इसको पुट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग हमेशा रिएक्टेंट वाला पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट ही तो बेस है। जितना बेस मतलब जितना तेज़ी से रिएक्टेंट घटेगा उतना ही तेज़ी से प्रोडक्ट बनेगा, तो हम सीधा रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं। कोई बच्चा यहाँ प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकता था, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे हमने क्या लिख दिया? माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी। रेट ऑफ रिएक्शन के बदले हमने क्या लिख दिया? माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी। दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, तो हमने रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखा, क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखना ही ज़्यादा बेहतर होता है। अभी बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा इसका रिएक्टेंट के टर्म्स में, इसीलिए इसको रिएक्टेंट के टर्म्स में हमने यहाँ पुट करा है। इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। ये भी एक रेट लॉ है, इसको भी हम रेट इक्वेशन बोलेंगे, लेकिन कैसा रेट इक्वेशन बोलेंगे? क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में है, इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इक्वेशन इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। रेट लॉ रेट एक्सप्रेशन बोलेगा तो ऐसे लिखेंगे। अगर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने बोलेगा तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे माइनस डी आर बाई डी टी कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? हम लोग पढ़ रहे हैं रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना निश्चित होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जैक बोर्ड के बच्चों के लिए डेफिनेशन होगा, सीबीएसई के और कुछ क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। यूनिट भी आते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सीबीएसई के बच्चों के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ से क्वेश्चन, आईसीएसई के बच्चों के लिए भी थोड़ा सा टफ होगा। आईसीएसई के बच्चों के लिए क्या होगा क्वेश्चन बताता हूँ अभी। फिलहाल सीबीएसई के बच्चों के लिए, जैक के बच्चों के लिए देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। ये अंग्रेजी आपको समझ में आया नहीं? तो कहने का मतलब क्या है? देखिए, ये आपके पास ये क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है ना आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में या रेट लॉ में या रेट इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट
का कंसंट्रेशन का जो पावर है, रेट लॉ में या रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, ए और बी रिएक्टेंट हो गए, इनका कंसंट्रेशन ये हो गया, तो इनके कंसंट्रेशन के पावर का सम मतलब योग। तो ये एक रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन का पावर कितना है एक्स, बी एक रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन का पावर कितना है वाई। तो एक्स और वाई का जो सम होगा, इन दोनों को जोड़ने पर जो टोटल निकल कर आएगा उसी को हम क्या एन कहते हैं, उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब पढ़िए, द सम ऑफ, सम मतलब योग, जोड़, टोटल, पावर्स, पावर समझ रहे हैं, ये पावर है ना, ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई, पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ए कंसंट्रेशन है, बी कंसंट्रेशन है, तो ए कंसंट्रेशन का पावर ये एक्स है, बी कंसंट्रेशन का पावर वाई है, इन दोनों का सम जो होता है इन द रेट लॉ, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, और इन दोनों का जो सम होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या है भाई, ए वाला, ये भी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, एक बात का यहाँ से ध्यान रखना, ये तो डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब देखना क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये जब जोड़ेंगे इसको तो ये जीरो भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, एंड इवन अ फ्रैक्शन, मतलब 0.5 आ सकता है, 0.9 आ सकता है, 1.3 आ सकता है, 1.7 आ सकता है, मतलब डेसिमल में भी, फ्रैक्शन में भी इसकी वैल्यूज़ आ सकती है। बात समझ में आ रही है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डेसिमल में भी हो सकता है। अब बहुत बच्चा सोच रहा होगा साला 4, 5, 6 भी लगता है, हो सकता है, मास्टर भाई यहाँ कॉमा लगाया है का, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, होता है, बहुत रेयर केस में होता है। यही सवाल पूछा जाएगा कि 3 से ज़्यादा क्यों नहीं होता है, ये बुक में कहीं लिखा ही नहीं है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा क्यों नहीं होता है। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कांड होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आईसीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन यही है कि ऑर्डर और हायर ऑर्डर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, क्यों। सबसे पहले आपको समझना होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम बताए ना अभी कि बेटा वाला एग्जाम्पल दिए थे घर का खर्चा दोनों बेटा उठा रहा है, लेकिन कौन सा बेटा कितना खर्चा उठा रहा है ये पता कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है कि वैसे तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर थोड़ा डिपेंड करता है, किसी का बहुत डिपेंड करता है। तो अलग अलग रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर कितना डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन पर उस रिएक्शन का रेट कितना डिपेंड करता है, ये पता करने के लिए हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ता है। एक तरह से मान लीजिए परसेंटेज है, एक तरह से फ्रैक्शन के टर्म्स में परसेंटेज मतलब कि 50% कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, 20% कर रहा है, 10% कर रहा है, 1% कर रहा है, 0% कर रहा है, तो वो चीज़ है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए कभी कभी जीरो ऑर्डर करें, हमने एग्जांपल दिया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, मतलब कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं। वैसे तो अभी तक हम मैं बोलता आया हूँ कि रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट कितना तेज़ी से रिएक्शन होगा ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, उससे उसको मतलब नहीं है। वो जिस स्पीड से स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा उसी स्पीड से लास्ट तक चलता रहेगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा भी रहे तब भी, कम रहे तब भी, वो जिस स्पीड से स्टार्ट होगा उसी स्पीड से ख़त्म भी होगा, उसको कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। और वैसे रिएक्शंस जिनका रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, वैसे रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, स्टेट बैंक की जो कर्मचारी है, रेलवे टिकट काउंटर पर बैठी हुई महिला कर्मचारी है, उनके स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे तुम मर जाओ, भीड़ में खड़े रहो, तुमको बीमारी हो जाए 10 तरह का, तो कोरोना पकड़ ले, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपना सरकार भी, गवर्नमेंट भी है, कितने मजदूर पैदल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से मस्त है, चल रही है झारखंड सरकार,
कोई दिक्कत नहीं है। अरे आराम से उसको एसी में बैठ के डिसीजन लेना है, मास्क लगा के, कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता है कहाँ आ रहा है, मर रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो झारखंड की सरकार है वो एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन परफॉर्म कर रही है। खैर राजनीति अलग जगह है, अपनी क्लास अलग जगह। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब वहाँ पे आपको एग्जाम में क्या लिखेंगे, जेएमएम की सरकार इज एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नहीं। स्टेट बैंक कर्मचारी इज एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नहीं। तो क्या लिखना है भाई, तो वहाँ केमिस्ट्री के टर्म्स में एग्जाम्पल लिखना है। देखिए अमोनिया थोड़ा सा हो चाहे अमोनिया ज़्यादा हो, अमोनिया जब टूटेगा ये टूटता है मॉलिबडेनम या टंगस्टन के प्रेजेंस में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। मॉलिबडेनम या टंगस्टन का कैटलिस्ट रहेगा। और जब अमोनिया का जब डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, तो ये अमोनिया थोड़ा सा रहे चाहे ज़्यादा रहे, वो एकदम यूनिफॉर्म रेट से टूटेगा। तो ग्राफ कैसा रहेगा जीरो ऑर्डर का, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ है और ये टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा इसका भाई, एकदम यूनिफॉर्म बनेगा, स्ट्रेट लाइन। हमने बताया था इसके पहले ग्राफ बताया था हमने, ग्राफ उसको पैराबोलिक बनाया था पिछली बार। ग्राफ जब हमने बनाए थे तो ग्राफ ऐसा बनाए थे, याद है। लेकिन इस बार ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। क्यों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। इसका ये मतलब है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो टाइम के साथ रेस्पेक्ट में वो एकदम स्ट्रेट चलेगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। टच नहीं कराना इसमें, क्यों नहीं कराना, क्योंकि हमेशा कभी भी 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए इसको टच नहीं कराना है। तो अमोनिया का टूटना एक एग्जांपल है, जो अमोनिया थोड़ा सा रहे चाहे ज़्यादा रहे, ठीक है, ज़्यादा भी रहेगा तब भी वही रेट टूटेगा, और टूटे टूटे धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर भी लास्ट तक वही स्पीड से टूटता रहेगा, एक कॉन्स्टेंट स्पीड चलता रहेगा, उसके रेट ऑफ रिएक्शन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये क्या है एग्जांपल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड का टूटना, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये भी हाइड्रोजन आयोडाइड, देखिए यहाँ पे अमोनिया का बनना नहीं लेने लिखा है, अमोनिया का बहुत बच्चे दिमाग में सेट रहता है कि हैबर प्रोसेस जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ये हैबर प्रोसेस नहीं है, ये हैबर प्रोसेस का उल्टा है, डिकम्पोजिशन है। हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनता है इनके जुड़ने से, यहाँ टूट रहा है, तो टूटना एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। हाइड्रोजन आयोडाइड का टूटना एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये जो एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना, वैसे तो आप भी पढ़ाएंगे आपको हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो तरीका है हाइड्रोजन और क्लोरीन का आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना, ये एग्जांपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। मतलब कितना ज़्यादा भी हाइड्रोजन रहे, कितना ज़्यादा भी क्लोरीन रहे, वो एकदम यूनिफॉर्म रेट से बनेगा, कम भी हो जाएगा तब भी वही स्पीड से बनता रहेगा। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना, अमोनिया का टूटना, हाइड्रोजन आयोडाइड का टूटना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है। अब सवाल ये आता है कि वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नॉट बिकम्स हायर। तीन अभी हमने बताया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं हो सकता है। काहे नहीं हो सकता है, 4, 5 तक भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। तो पूछेगा एग्जाम में कि क्या होगा अगर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा हो जाए तो वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नॉट बिकम्स ग्रेटर दैन 3। सीबीएसई क्वेश्चन है, आईसीएसई क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कभी जैक में नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज के लिए इसको आप पढ़िए कि ऑर्डर, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी बुक में है ही नहीं, ठीक है, ये एक्सटर्नल है और ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। सबसे पहले बात समझ लीजिए कि रिएक्टिंग स्पीसीज़ का जो कॉलिजन होना बहुत ज़रूरी मांगता है। जब तक रिएक्टिंग स्पीसीज़ का कॉलिजन नहीं होगा ना, इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा ना, तब तक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। और कॉलिजन एक साथ होना मांगता है, लेकिन क्या होगा ना कि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा रैंडमनेस अगर रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी अगर रहेगा, तो क्या होगा कि एक साथ कॉलिजन नहीं हो पाए, कोई इधर भागे, कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। तो क्या है कि खाली ज़्यादा एनर्जी रहेगा, हमने कल बोला था कि ज़्यादा एनर्जी रहेगा तो कॉलिजन ज़्यादा होगा, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा अगर एनर्जी हो जाएगा तो क्या होगा, सीधा ऊपर उठेगा, वो कॉलिजन करेगा ही नहीं। तो लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कॉलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत एक साथ, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक साथ, मतलब जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज है एक साथ कॉलिजन नहीं कर पाएंगे, बहुत कम कॉलिजन हो पाएगा। इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड। बहुत ज़्यादा
एनर्जी रैंडमनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा, उसका एंट्रोपी बढ़ी रहेगी, तो क्या होता है कि एंट्रोपी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि क्षण भर में पलक झपकते ही कॉलिजन हो जाएगा, या कॉलिजन रैंडम अंदाजी इधर उधर हो जाएगा, मतलब वो मेज़र करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और वो एक प्रॉपर मैनर में नहीं हो पाएगा कॉलिजन, और इसलिए हम कहते हैं कि वो बहुत हमारे स्टेट सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस का चीज़ है वो। इसलिए हम कहते हैं इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड, लॉस ऑफ एक्टिव स्पीसीज ऑन कॉलिजन। इतना जोर से कॉलिजन होगा ना कि वो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मतलब बिल्कुल टूट के ख़त्म हो जाएगा, उसका जो प्रोडक्ट बनना कुछ और ही बन जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा जोर से टकराएगा भी, क्योंकि एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो कॉलिजन बहुत ज़्यादा जोर से हो जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा जोर से कॉलिजन हो जाएगा तो फिर वो रिएक्टिंग प्रोडक्ट बनने के बजाय कुछ उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो कहने का वैसे तो आप जानते हैं कोई चीज़ ख़त्म नहीं होता है, वो किसी न किसी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे हमने कल एग्जांपल दिया था कि बाइक और स्कूटी वाला, उधर से बाइक बहुत तेज़ी से आ रहा है, इधर से आ रहा है स्कूटी, बहुत तेज़ी से टकराएगा तो टूटेगा, फटेगा, आवाज़ करेगा, तो मारपीट होगा। लेकिन इतना जो टकराया कि दोनों का कहानी ख़त्म हो गया। तो जब कहानी ख़त्म हो गया तो फिर बात ख़त्म हो गया ना, फिर लड़ाई झगड़ा कहाँ होगा। तो वही बात यहाँ पे, अब ज़रूरत से ज़्यादा जोर से अगर गाड़ी दोनों आते रहेगा तो दोनों कहानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक और है शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स रिएक्टेंट्स ड्यू टू इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन नहीं होना मांगता है। इलास्टिक कॉलिजन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जितना एनर्जी टकराया उतना ही एनर्जी वापस कंजर्व रह गया, मोमेंटम कंजर्व रह गया, तो वैसे कॉलिजन को इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं ना। तो एनर्जी कंजर्व नहीं होने का मांगता है, मोमेंटम कंजर्व नहीं होना मांगता है, और इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको और बहुत अच्छी तरीके से हम क्लास में डिस्कस करेंगे एक बार। ठीक है, एक क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये नोट्स में आपका नहीं है, प्लीज़ इसको ऐड कर लीजिएगा। वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नॉट बिकम्स हायर, ये आपके नोट्स में नहीं है, काइंडली इसको कहीं पे अटैच करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये भी है, एक पॉइंट ये भी है, इसको अच्छे से देख लें एक बार। इसको आपको नोट्स में, अपने नोट्स में साला इसको अपने नोट्स में क्या करना है, आपको एक बार ऐड करना है। ठीक है, इसको पॉज करके वीडियो को लिख लेंगे, एक इसको भी लिख लेंगे। चौथा पॉइंट है शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स ड्यू टू इलास्टिक कॉलिजन। एक क्वेश्चन है आपको, ये जैक का क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशन। एक आपको रेट एक्सप्रेशन दिया गया है और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए, ये आपको गिवन है, रेट इज इक्वल टू के ए का पावर 1/2 बी टू द पावर 1/2। आपको यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, एन निकालना है। तो एन कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई करते हैं। एक्स यहाँ पे क्या है, ए का पावर एक्स, तो 1/2, बी का पावर क्या है वाई, वाई का वैल्यू क्या है 1/2, तो एक्स प्लस वाई करते हैं तो एन निकलता है ना। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, यानी ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1, यानी इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन दिया है, रेट इज इक्वल टू के ए का पावर 3/2 बी का पावर -1/2। एक्स का वैल्यू क्या है 3/2, 3/2 का मतलब कितना 1.5, 1.5, और इसका मतलब 1/2 का मतलब कितना हाफ। तो 1.5 में से घटाएंगे हाफ, कितना बचेगा, 1.5 में से आधा घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1, इसका और कितना आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोनों को ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ वैल्यू माइनस में है तो माइनस करना होगा ना, 3/2 - 1/2, 2 एलसीएम भी लोगे, जो घटाने नहीं आता है जाहिल को। 3 में से 1 गया तो 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक तीसरा क्वेश्चन है, सी रेट इक्वल टू के ए का पावर 2 है, ये क्या है 2, बी का पावर क्या -2। अब दोनों को जोड़ो तो 2 और इसका -2, तो क्या होगा 2 - 2 क्या होगा 0, ये क्या हो गया 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको ये दिया रहेगा और आपको ऐसा निकाल करके 1 मार्क्स बनाना है। ऐसा बना लेंगे ना जैक के बच्चों, उम्मीद करते हैं बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें 2 नई बातें हमने क्या सीखा भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 का क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता है, रेयर क्यों होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हमने ग्राफ भी देखा कि सबका ग्राफ पैराबोलिक होता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। 0 ऑर्डर का एग्जांपल देखें, वैसे ही हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल देखेंगे, सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल देखेंगे, थर्ड ऑर्डर का भी एग्जांपल देखेंगे, और रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना सीखेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको रटना नहीं है। एक तो रट के भी आप एग्जाम में, एक यहाँ से कन्फर्म एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनेगा, इसको आप रट के भी निकाल सकते हैं या डिराइव करके कर सकते हैं। तो मैं कल आपको डिराइव करके निकालना सिखाऊंगा, बहुत ईजी होता है। ठीक है, आज की क्लास यही रखते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। मैंने कल आप लोगों को बोला है घर में जाकर पढ़िए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आप वीडियो को देखते हैं बस खाली क्लिक करते हैं हो जाता है, ऐसा काम नहीं चलेगा।
आपको खाली व्यूज़ बढ़ाना नहीं ना, आपको पढ़ना है ना जी, आप पढ़िए, आपको सीखना है कुछ। अब क्या लग रहा है कि दोबारा फिर से चल पाएगा ये जिस हिसाब से चल रहा है? लॉकडाउन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, देखिए लॉकडाउन 4 बढ़ गया। तो आपको इसी में पढ़ाई करना है, आपको नहीं समझ में आता है पूछना है, ठीक है? इसको पढ़िए प्लीज़। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लेक्चर 4 पढ़ेंगे, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 4 है ये, और टॉपिक है रेट लॉ। रेट लॉ को ही हम लोग रेट इक्वेशन भी कहते हैं या रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रेट लॉ को ही रेट इक्वेशन कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है? क्या होता है भाई रेट लॉ? इसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपको, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज, मतलब रिएक्शन के रेट को कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग रेट लॉ कहते हैं। क्या होता है? रिएक्शन के रेट को दर्शाना, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग जानते हैं क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, बताए ना? जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना का जो तरीका होता है उस तरीका को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेट लॉ कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन कहते हैं या रेट इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी टेंड्स टू सी प्लस डी। ये ए जो है इसको हम बोलेंगे स्मॉल ए को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ ए, रिएक्टिंग स्पीसीज ए। स्मॉल बी को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज बी। उसी प्रकार स्मॉल सी है, ये सी और डी क्या है? प्रोडक्ट है। ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में अपने क्लास 11 में पढ़ा है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन होता था, यहाँ पर सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना तेज़ी से बनेगा, तब रिएक्शन का रेट क्या होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा भाई? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपका रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है? ए और बी रिएक्टेंट है, तो ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो खाली यहाँ ए नहीं लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में। ए का मतलब हो गया रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसका मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना हो तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना पड़ता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। ए और बी रिएक्टेंट हैं तो इनका कंसंट्रेशन लेना है, इसलिए इन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में रखे हैं। अभी एक्स क्या है और वाई क्या है ये समझने वाली बात है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप क्या करते थे? जो इसका कोफिशिएंट होता था उसको आप पावर में रख देते थे। जैसे यहाँ पे ए लिखे हैं तो ए का कोफिशिएंट ए यहाँ पे रख देते थे और बी का कोफिशिएंट में जो कोफिशिएंट था उसको पावर में ले आते थे, यही करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। ये एक्स और वाई जो है, ये एक्स जो है इस ए के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये जो वाई है ये इस बी का पावर कोफिशिएंट क्या है? बी, और यहाँ पावर हमने क्या लिखा है? वाई। तो ये जो वाई है ये बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक्स और वाई जो है ये आप रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते। एक्स का वैल्यू, अगर ये रिएक्शन आपको दिया है और कोई बोलेगा इसमें एक्स का वैल्यू ए है तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि एक्स और वाई जो है वो एक्सपेरिमेंट से आता है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, रिएक्शन में गिवन होगा, ये आप या हम नहीं निकाल सकते, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट से आता है। अब सवाल आता है कि एक्स और वाई का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है, ये एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए ये बात तो सबको समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट है वो ए और बी दोनों दो रिएक्टेंट हैं तो दोनों के कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा ना। लेकिन जैसे ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई का क्या मतलब है? ये पावर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स और वाई का क्या वैल्यू है? प्रैक्टिकल मतलब समझिए इसका। मान लीजिए कि मेरे पास दो बेटे हैं, मेरे पास क्या मतलब मेरे दो बेटे हैं। अब दो बेटे हैं और दोनों बेटे मेरे घर का खर्चा चलाते हैं, लेकिन बड़ा वाला बेटा जो है घर का खर्चा दोनों बेटा चला रहा है, ठीक है? लेकिन बड़ा वाला बेटा जो है मेरे घर के सारे खर्चे का 90% खर्चा उठाता है और छोटा वाला बेटा है वो मेरे घर का 10% खर्च उठाता है। बात समझ में आ रही है? तो खर्चा तो मेरे घर का दोनों बेटा उठा रहा है ना, ए और बी दोनों बेटा उठा रहा है, लेकिन बड़ा बेटा कितना उठा रहा है, छोटा बेटा कितना उठा रहा है? तो 90% उठा रहा है बड़ा बेटा, तो ये 90% जो हो गया, 90 जो हो गया वो एक्स हो गया। और छोटा बेटा कितना उठा रहा है? 10%, तो ये एक्स कितना, वाई कितना हो गया? 10 हो गया। नहीं समझ में आया? मतलब वैसे तो घर का खर्चा तो दोनों उठा रहा है, ए और बी दोनों, लेकिन कौन कितना उठा रहा है ये भी क्लियर कर रहा है ये इक्वेशन।
तो ए जो है वो एक्स उठा रहा है, ए जो है ए पे कितना डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, एक्स डिपेंड कर रहा है, और बी पे कितना डिपेंड कर रहा है, वाई डिपेंड कर रहा है। ये एक्स और वाई कितना डिपेंड, जैसे बड़ा बेटा मेरे घर में 90 उठाता है, छोटा 10 उठाता है, हर घर का कहानी अलग अलग है, किसी घर में कोई कुछ नहीं पूछता है माँ बाप को। तो कहने का मतलब ये एक्स हर अलग अलग घर का कहानी अलग अलग है, तो हर घर का कहानी आप कैसे जानिएगा, उसके लिए उसे घर में जाना पड़ेगा ना, पता करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब सर्वे कार्य करने का मतलब एक्सपेरिमेंट से आएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो एक्स और वाई का एक्स, हाँ हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट में एक्स का वैल्यू ए के बराबर आ जाए, कोइंसिडेंस इत्तेफाक से, वाई का वैल्यू बी के बराबर, स्मॉल बी के बराबर आ जाए, हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी नहीं आएगा, होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्स और वाई की वैल्यू ए और बी के बराबर नहीं होती है, ठीक है। अब जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हटाओगे आप तो कांस्टेंट पुट करोगे के, ये के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो के डाल दिए, ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। ये जो आपके पास बनकर आया इक्वेशन 1, यही है आपका रेट लॉ, यही है आपका रेट इक्वेशन, यही है आपका रेट एक्सप्रेशन, जहाँ पे एक्स और वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। इसको डिटरमाइन भी पढ़ सकते हैं, डिटरमाइन भी पढ़ सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी मतलब ये एक्स और वाई का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आता है। आप किसी रिएक्शन को देख करके उसे कोफिशिएंट से आप कंपेयर करके, इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं चल रहा है इसलिए आप उसका जो कोफिशिएंट है उसको पावर में ना रखें, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ बोलते हैं। अब आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो हमने बताया था कि रिएक्टेंट समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उतना ही तेज़ी से क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हैं क्या, माइनस क्यों लगाए हैं, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ घट रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी आर बाई डी टी, आर ने लिखना है डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी, और जितना तेज़ी से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा उतना ही तेज़ी से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। यहाँ क्या लगाएं, प्लस, इक्वल टू का साइन रखना है, डी मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, डी पी को नहीं लिखेगा, डी पी नहीं लिखेगा, पी लिख देगा तो मतलब चेंज इन प्रोडक्ट हो गया। विद प्रोडक्ट समय के साथ थोड़ा बदल जाएगा, हम मैगी का फैक्ट्री बनाए समय से अगरबत्ती निकल लगेगा, उससे मैगी नहीं निकलेगा, तो पी कैसे लिख दीजिएगा। तो कहने का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। बात समझ में आ रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, या इसको पुट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग हमेशा रिएक्टेंट वाला पुट करते हैं। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट ही तो बेस है, जितना बेस मतलब जितना तेज़ी से रिएक्टेंट घटेगा उतना ही तेज़ी से प्रोडक्ट बनेगा, तो हम सीधा रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं। कोई बच्चा यहाँ प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकता था, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे हमने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन के बदले हमने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो हमने रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखा, क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखना ही ज़्यादा बेहतर होता है। अभी बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा इसका रिएक्टेंट के टर्म्स में, इसीलिए इसको रिएक्टेंट के टर्म्स में हमने यहाँ पुट करा है। इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। ये भी एक रेट लॉ है, इसको भी हम रेट इक्वेशन बोलेंगे, लेकिन कैसा रेट इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। रेट लॉ रेट एक्सप्रेशन बोलेगा तो ऐसे लिखेंगे, अगर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने बोलेगा तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे माइनस डी आर बाई डी टी कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। हम लोग पढ़ रहे हैं रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन, यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना निश्चित होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैक बोर्ड के बच्चों के लिए डेफिनेशन होगा, सीबीएसई के और कुछ क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। यूनिट भी आते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सीबीएसई के बच्चों के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ से क्वेश्चन, आईसीएसई के बच्चों के लिए भी थोड़ा सा टफ होगा। आईसीएसई के बच्चों के लिए क्या होगा क्वेश्चन बताता हूँ अभी। फिलहाल सीबीएसई के बच्चों के लिए, जैक के बच्चों के लिए देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज
इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। ये अंग्रेजी आपको समझ में आया नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, देखिए ये आपके पास ये क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है ना आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में या रेट लॉ में या रेट इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का जो पावर है, रेट लॉ में या रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, ए और बी रिएक्टेंट हो गए, इनका कंसंट्रेशन ये हो गया, तो इनके कंसंट्रेशन के पावर का सम मतलब योग। तो ये एक रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन का पावर कितना है, एक्स। बी एक रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन का पावर कितना है, वाई। तो एक्स और वाई का जो सम होगा, इन दोनों को जोड़ने पर जो टोटल निकल कर आएगा उसी को हम क्या, एन कहते हैं, उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब पढ़िए, द सम ऑफ, सम मतलब योग, जोड़, टोटल, पावर्स, पावर समझ रहे हैं, ये पावर है ना, ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई, पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ए कंसंट्रेशन है, बी कंसंट्रेशन है, तो ए कंसंट्रेशन का पावर ये एक्स है, बी कंसंट्रेशन का पावर वाई है, इन दोनों का सम जो होता है इन द रेट लॉ, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, और इन दोनों का जो सम होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या है भाई, ए वाला, ये भी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, एक बात का यहाँ से ध्यान रखना, ये तो डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब देखना क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये जब जोड़ेंगे इसको तो ये जीरो भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, एंड इवन अ फ्रैक्शन, मतलब 0.5 आ सकता है, 0.9 आ सकता है, 1.3 आ सकता है, 1.7 आ सकता है, मतलब डेसिमल में भी, फ्रैक्शन में भी इसकी वैल्यूज़ आ सकती है। बात समझ में आ रही है? मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डेसिमल में भी हो सकता है। अब बहुत बच्चा सोच रहा होगा साला 4, 5, 6 भी लगता है, हो सकता है। मास्टर भाई यहाँ कॉमा लगाया है का, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, होता है, बहुत रेयर केस में होता है। यही सवाल पूछा जाएगा कि 3 से ज़्यादा क्यों नहीं होता है, ये बुक में कहीं लिखा ही नहीं है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा क्यों नहीं होता है। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कांड होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आईसीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन यही है कि ऑर्डर और हायर ऑर्डर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, क्यों। सबसे पहले आपको समझना होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम बताए ना अभी कि बेटा वाला एग्जाम्पल दिए थे घर का खर्चा दोनों बेटा उठा रहा है, लेकिन कौन सा बेटा कितना खर्चा उठा रहा है ये पता कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है कि वैसे तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर थोड़ा डिपेंड करता है, किसी का बहुत डिपेंड करता है। तो अलग अलग रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे कितना डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन पर उस रिएक्शन का रेट कितना डिपेंड करता है, ये पता करने के लिए हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ता है। एक तरह से मान लीजिए परसेंटेज है, एक तरह से फ्रैक्शन के टर्म्स में परसेंटेज मतलब कि 50% कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, 20% कर रहा है, 10% कर रहा है, 1% कर रहा है, 0% कर रहा है, तो वो चीज़ है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए कभी कभी जीरो ऑर्डर करें, हमने एग्जांपल दिया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, मतलब कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं। वैसे तो अभी तक हम मैं बोलता आया हूँ कि रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट कितना तेज़ी से रिएक्शन होगा ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, उससे उसको मतलब नहीं है। वो जिस स्पीड से स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा उसी स्पीड से लास्ट तक चलता रहेगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा भी रहे तब भी, कम रहे तब भी, वो जिस स्पीड से स्टार्ट होगा उसी स्पीड से ख़त्म भी होगा, उसको कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। वैसे रिएक्शंस जिनका रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, वैसे रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
जैसे हमने एग्जांपल दिया था, स्टेट बैंक की जो कर्मचारी है, रेलवे टिकट काउंटर पर बैठी हुई महिला कर्मचारी है, उनके स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे कि तुम मर जाओ, भीड़ में खड़े रहो, तुमको बीमारी हो जाए 10 तरह का, तो कोरोना पकड़ ले, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपना सरकार भी, गवर्नमेंट भी है, कितने मजदूर पैदल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने हिसाब से मस्त है, चल रही है झारखंड सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आराम से उसको एसी में बैठ के डिसीजन लेना है, मास्क लगा के, कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता है कहाँ आ रहा है, मर रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो झारखंड की सरकार है वो एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन परफॉर्म कर रही है। खैर, राजनीति अलग जगह है, अपनी क्लास अलग जगह। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब वहाँ पे आपको एग्जाम में क्या लिखेंगे, जेएमएम की सरकार इज एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? नहीं। स्टेट बैंक कर्मचारी इज एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? नहीं। तो क्या लिखना है भाई, तो वहाँ केमिस्ट्री के टर्म्स में एग्जाम्पल लिखना है। देखिए, अमोनिया थोड़ा सा हो चाहे अमोनिया ज़्यादा हो, अमोनिया जब टूटेगा, ये टूटता है मॉलिबडेनम या टंगस्टन के प्रेजेंस में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। मॉलिबडेनम या टंगस्टन का कैटलिस्ट रहेगा। और जब अमोनिया का जब डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, तो ये अमोनिया थोड़ा सा रहे चाहे ज़्यादा रहे, वो एकदम यूनिफॉर्म रेट से टूटेगा। ग्राफ कैसा रहेगा जीरो ऑर्डर का? ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ है और ये टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा इसका भाई? एकदम यूनिफॉर्म बनेगा, स्ट्रेट लाइन। हमने बताया था, इसके पहले ग्राफ बताया था हमने, ग्राफ उसको पैराबोलिक बनाया था। पिछली बार ग्राफ जब हमने बनाए थे तो ग्राफ ऐसा बनाए थे, याद है? लेकिन इस बार ग्राफ कैसा बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। क्यों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। इसका ये मतलब है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो टाइम के साथ रेस्पेक्ट में वो एकदम स्ट्रेट चलेगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। टच नहीं कराना इसमें, क्यों नहीं कराना? क्योंकि हमेशा कभी भी 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए इसको टच नहीं कराना है। तो अमोनिया का टूटना एक एग्जांपल है, जो अमोनिया थोड़ा सा रहे चाहे ज़्यादा रहे, ठीक है, ज़्यादा भी रहेगा तब भी वही रेट से टूटेगा, और टूटे टूटे धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर भी लास्ट तक वही स्पीड से टूटता रहेगा, एक कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, उसके रेट ऑफ रिएक्शन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये क्या है एग्जांपल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड का टूटना, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये भी हाइड्रोजन आयोडाइड, देखिए यहाँ पे अमोनिया का बनना नहीं लेने लिखा है, अमोनिया का बहुत बच्चे दिमाग में सेट रहता है कि हैबर प्रोसेस जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ये हैबर प्रोसेस नहीं है, ये हैबर प्रोसेस का उल्टा है, डिकम्पोजिशन है। हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनता है इनके जुड़ने से, यहाँ टूट रहा है, तो टूटना एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। हाइड्रोजन आयोडाइड का टूटना एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये जो एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना, वैसे तो आप भी पढ़ाएंगे आपको हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो तरीका है हाइड्रोजन और क्लोरीन का आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना, ये एग्जांपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। मतलब कितना ज़्यादा भी हाइड्रोजन रहे, कितना ज़्यादा भी क्लोरीन रहे, वो एकदम यूनिफॉर्म रेट से बनेगा, कम भी हो जाएगा तब भी वही स्पीड से बनता रहेगा। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना, अमोनिया का टूटना, हाइड्रोजन आयोडाइड का टूटना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? अब सवाल ये आता है कि वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नॉट बिकम्स हायर। अभी हमने बताया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं हो सकता है। काहे नहीं हो सकता है? 4, 5 तक भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। तो पूछेगा एग्जाम में कि क्या होगा अगर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा हो जाए तो वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नॉट बिकम्स ग्रेटर दैन 3। सीबीएसई क्वेश्चन है, आईसीएसई का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कभी जैक में नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज के लिए इसको आप पढ़िए कि ऑर्डर, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी बुक में है ही नहीं, ठीक है, ये एक्सटर्नल है और ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। सबसे पहले बात समझ लीजिए कि रिएक्टिंग स्पीसीज़ का जो कॉलिजन होना बहुत ज़रूरी मांगता है। जब तक रिएक्टिंग स्पीसीज़ का कॉलिजन नहीं होगा ना, इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा ना, तब तक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। और कॉलिजन एक साथ होना मांगता है, लेकिन क्या होगा ना कि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा रैंडमनेस अगर रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी अगर रहेगा, तो क्या होगा कि एक साथ कॉलिजन नहीं हो पाए, कोई इधर भागे, कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। तो क्या है कि खाली ज़्यादा एनर्जी रहेगा, हमने कल बोला था कि ज़्यादा एनर्जी रहेगा तो कॉलिजन ज़्यादा होगा, लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा अगर एनर्जी हो जाएगा तो क्या होगा, सीधा ऊपर उठेगा, वो कॉलिजन करेगा ही नहीं।
तो लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कॉलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत एक साथ, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक साथ, मतलब जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज है एक साथ कॉलिजन नहीं कर पाएंगे, बहुत कम कॉलिजन हो पाएगा। इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड। बहुत ज़्यादा एनर्जी, रैंडमनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा, उसका एंट्रोपी बढ़ी रहेगी, तो क्या होता है कि एंट्रोपी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि क्षण भर में पलक झपकते ही कॉलिजन हो जाएगा, या कॉलिजन रैंडम अंदाजी इधर उधर हो जाएगा, मतलब वो मेज़र करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और वो एक प्रॉपर मैनर में नहीं हो पाएगा कॉलिजन। और इसलिए हम कहते हैं कि वो बहुत हमारे स्टेट सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस का चीज़ है वो, इसलिए हम कहते हैं इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड। लॉस ऑफ एक्टिव स्पीसीज ऑन कॉलिजन, इतना जोर से कॉलिजन होगा ना कि वो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मतलब बिल्कुल टूट के ख़त्म हो जाएगा, उसका जो प्रोडक्ट बनना कुछ और ही बन जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा जोर से टकराएगा भी, क्योंकि एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो कॉलिजन बहुत ज़्यादा जोर से हो जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा जोर से कॉलिजन हो जाएगा तो फिर वो रिएक्टिंग प्रोडक्ट बनने के बजाय कुछ उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो कहने का, वैसे तो आप जानते हैं कोई चीज़ खत्म नहीं होता है, वो किसी न किसी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे हमने कल एग्जांपल दिया था कि बाइक और स्कूटी वाला, उधर से बाइक बहुत तेज़ी से आ रहा है, इधर से आ रहा है स्कूटी, बहुत तेज़ी से टकराएगा तो टूटेगा, फटेगा, आवाज़ करेगा, तो मारपीट होगा। लेकिन इतना जो टकराए कि दोनों का कहानी खत्म हो गया, जब कहानी खत्म हो गया तो फिर बात खत्म हो गया ना, फिर लड़ाई झगड़ा कहाँ होगा। तो वही बात यहाँ पे, अब ज़रूरत से ज़्यादा जोर से अगर गाड़ी दोनों आते रहेगा, दोनों कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक और है शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स रिएक्टेंट्स ड्यू टू इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन नहीं होना मांगता है। इलास्टिक कॉलिजन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जितना एनर्जी टकराया उतना ही एनर्जी वापस कंजर्व रह गया, मोमेंटम कंजर्व रह गया, तो वैसे कॉलिजन को इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं ना। तो एनर्जी कंजर्व नहीं होने का मांगता है, मोमेंटम कंजर्व नहीं होना मांगता है। और इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको और बहुत अच्छी तरीके से हम क्लास में डिस्कस करेंगे एक बार। ठीक है, एक क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये नोट्स में आपका नहीं है, प्लीज़ इसको ऐड कर लीजिएगा। वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नॉट बिकम्स हायर, ये आपके नोट्स में नहीं है, काइंडली इसको कहीं पे अटैच करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये भी है, एक पॉइंट ये भी है, इसको अच्छे से देख लें एक बार। इसको आपको नोट्स में, अपने नोट्स में, इसको अपने नोट्स में क्या करना है, आपको एक बार ऐड करना है। ठीक है, इसको पॉज करके वीडियो को लिख लेंगे, एक इसको भी लिख लेंगे। चौथा पॉइंट है शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स ड्यू टू इलास्टिक कॉलिजन। एक क्वेश्चन है आपको, ये जैक का क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशन। एक आपको रेट एक्सप्रेशन दिया गया है और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए, ये आपको गिवन है, रेट इज इक्वल टू के ए का पावर 1/2 बी टू द पावर 1/2। आपको यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, एन निकालना है। तो एन कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई करते हैं। एक्स यहाँ पे क्या है, ए का पावर एक्स, तो 1/2, बी का पावर क्या है वाई, वाई का वैल्यू क्या है 1/2, तो एक्स प्लस वाई करते हैं तो एन निकलता है ना। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, यानी ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1, यानी इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन दिया है, रेट इज इक्वल टू के ए का पावर 3/2 बी का पावर -1/2। एक्स का वैल्यू क्या है 3/2, 3/2 का मतलब कितना 1.5, 1.5, और इसका मतलब 1/2 का मतलब कितना हाफ। तो 1.5 में से घटाएंगे हाफ, कितना बचेगा, 1.5 में से आधा घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1, इसका और कितना हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोनों को ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ वैल्यू माइनस में है तो माइनस करना होगा ना, 3/2 - 1/2, 2 एलसीएम भी लोगे, जो घटाने नहीं आता है जाहिल को। तो 3 में से 1 गया तो 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक तीसरा क्वेश्चन है, सी रेट इक्वल टू के ए का पावर 2 है, ये क्या है 2, बी का पावर क्या -2। अब दोनों को जोड़ो तो 2 और इसका -2, तो क्या होगा 2 - 2 क्या होगा 0, ये क्या हो गया 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको ये दिया रहेगा और आपको ऐसा निकाल करके 1 मार्क्स में बनाना है। ऐसा बना लेंगे ना जैक के बच्चों, उम्मीद करते हैं बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें 2 नई बातें हमने क्या सीखा भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 का क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता है, रेयर क्यों होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हमने ग्राफ भी देखा कि सबका ग्राफ पैराबोलिक होता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। 0 ऑर्डर का एग्जांपल देखें, वैसे ही हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल देखेंगे, सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल देखेंगे, थर्ड ऑर्डर का भी एग्जांपल देखेंगे, और रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना सीखेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
इसको रटना नहीं है। एक तो रट के भी आप एग्जाम में एक यहाँ से कन्फर्म है क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनेगा, इसको आप रट के भी निकाल सकते हैं या डिराइव करके कर सकते हैं। तो मैं कल आपको डिराइव करके निकालना सिखाऊंगा, बहुत ईजी होता है। ठीक है, आज की क्लास यही रखते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। मैंने कल आप लोगों को बोला है घर में जाकर पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आप वीडियो को देखते हैं बस, खाली क्लिक करते हैं हो जाता है, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको खाली व्यूज़ बढ़ाना नहीं ना, आपको पढ़ना है ना जी। आप पढ़िए, आपको सीखना है कुछ। अब क्या लग रहा है कि दोबारा फिर से चल पाएगा ये? जिस हिसाब से चल रहा है, लॉकडाउन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए लॉकडाउन 4 बढ़ गया, तो आपको इसी में पढ़ाई करना है। आपको नहीं समझ में आता है पूछना है, ठीक है? इसको पढ़िए प्लीज़।